तो देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। और हमारे राजस्थान के इतिहास में ऐसे वीर गाथाएँ हैं जिनको सुनना बड़ा बेहद रोचक लगता है। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर के हम आज अध्ययन करेंगे महाराणा सांगा के विषय में। महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ, कौन थे वो, इस बारे में हम समस्त चर्चा ही करेंगे आज। लेकिन इससे पहले अगर आज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी आपके पास पहुंच जाए। इसी विषय में हम आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आज हम जो महाराणा कुंभा है, जो जिनकी मृत्यु 1468 में हुई थी, महाराणा कुंभा के पुत्र थे रायमल और उदा, उदयकरण या उदा। तो उदा ने महाराणा कुंभा की जो हत्या कर दी थी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग और है जिसको कटार दुर्ग कहते हैं, उसके अंदर महाराणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी थी। जब वहाँ के सरदारों को पता चला, 1468 में हुई थी, और जब वहाँ के सरदारों को पता चला तो उन सरदारों ने जो उदयकरण था उसको हटा करके रायमल को 1473 के अंदर यानी 1473 की ईस्वी के अंदर मेवाड़ का शासक बनाया। तो रायमल जो थे उनके 11 रानियाँ थी, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियाँ थी। उन्हीं की एक रानी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी के गर्भ से उनके 2 पुत्र हुए थे, एक थे पृथ्वीराज और पृथ्वीराज सिसोदिया, एक है थे सांगा, सांगा का नाम था संग्राम सिंह, और इनके एक पुत्र और थे जिनका नाम था जयमल। तो श्रृंगार देवी के जो पुत्र थे यानी पृथ्वीराज और राणा सांगा सगे भाई थे। दोनों के इनके जो राणा सांगा थे और पृथ्वीराज थे, इनके पिता रायमल अपने जीवन काल में कभी भी अपने पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार का जो निश्चय है वो नहीं कर पाए थे, उत्तराधिकार निश्चित नहीं कर पाए थे। इस कारण से उनके पुत्रों में आपस में झगड़ा होता रहता था। और वो पुत्र जो थे वो ज़्यादातर ज्योतिष और भाग्य पर विश्वास करते थे। तो ज्योतिष जो है उसके ऊपर बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाते थे, उनसे चर्चाएँ करते थे कि राजकाज किसको मिलेगा, कौन राजा बनेगा, ये बातें करते रहते थे। जब उनको पता चलता है तो ज्योतिषी लोग जो हैं राणा सांगा के भाग्य में राजयोग बताते हैं। इस बात को लेकर के उनमें आपस में बहस होती है, झगड़ा होता है। फिर उनके चाचा थे सारंगदेव, सारंगदेव तीनों को समझाते हैं कि ये तुम झगड़ा मत करो, हम फिर से एक चारण जाति की महिला है भीमल गांव की, उसके पास चलते हैं और उससे चर्चा करते हैं इस विषय में। तो वो एक चमत्कारिक महिला है और वो जो भी बताएगा वो निश्चित होगा, सही होगा। तो वह महिला के पास जाते हैं, तब महिला वो कहीं गई हुई थी, वो मिली नहीं उनको, लेकिन कुछ देर बाद वो आ गई। तीनों उनका इंतजार करे। इंतजार करने के बाद में जो चारण महिला थी उसने भी राणा सांगा के पक्ष में ही राजयोग बताया। इस बात को लेकर के पृथ्वीराज जो है राणा सांगा पे टूट पड़ा तलवार लेकर के, और दोनों में आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के अंतर्गत तलवार की जो है मूठ के द्वारा राणा सांगा की आंख में लग गई और उनकी एक आंख जो है हमेशा के लिए चली गई। तो राणा सांगा की आंख चली गई। तब राणा सांगा वहाँ से भाग करके जो अजमेर के अंदर एक श्रीनगर जगह है, और श्रीनगर के अंदर राणा सांगा के एक सहयोगी थे, तो वहाँ जा कर के वो रुकते हैं। उनका नाम था करमचंद पंवार। तो करमचंद पंवार से वो शरण लेते हैं और उस शरण से वहाँ जा कर के रुकते हैं, और यानी उनके युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों बाद में उनके ये चीज़ समझ में आती है और तीनों का झगड़ा आपस में चलता रहता है। महत्वाकांक्षी पुत्र थे, लेकिन रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया था। ये अच्छा धावक था, इसी कारण से इसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। और टोडा एक मेवाड़ की रियासत थी, जागीर थी। उसको मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर, टोडा और बूंदी तीनों पे अपना अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने से जो टोडा के राव सुल्तान बिना रियासत के हो गए थे, और वो अपनी पुत्री ताराबाई के साथ होकर के रायमल की शरण में आ गए थे मेवाड़ के अंतर्गत, और उनकी जो सुशील और सुंदर पुत्री के साथ, ताराबाई के साथ में। तो उस समय रायमल का पुत्र जो जयमल है वो ताराबाई की सुंदरता को देख करके उन पर आसक्त हो गया
और उनसे विवाह करने की जिद करने लगा। तब ताराबाई ने अपने पिता के पास उनको भेजा कि अगर आपको मुझसे विवाह करना है तो आपको मेरे पिता की इजाज़त लेनी होगी। और ताराबाई जो है उसको अपने पिता सुल्तान के पास भेजती है। जब सुल्तान के पास वो जाता है तो सुल्तान उनसे कहते हैं कि मैं आपसे ताराबाई का विवाह कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि जो टोडा है जिसको मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने जीत लिया मुझसे, वो मुझे वापस लौटाओ, उसे जीत कर लाओ, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर दूंगा। तो जब ये बात कही तो इस बात को सुनकर के जो जयमल थे उन्होंने ताराबाई के साथ और उनके पिता के साथ अशिष्ट व्यवहार किया, और उस आधार पे जो सुल्तान थे उन्होंने उसी समय उसकी हत्या कर दी, मार दिया अशिष्ट व्यवहार करने की वजह से। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोलंकियों से युद्ध करते हुए भी मारे गए थे। इसके बाद में जब मर गया तो राणा को उन्होंने सूचना कर दी। उसके पश्चात पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार जिसे कहते हैं, वो ताराबाई से विवाह करना चाहते हैं, और वो टोडा को जीत करके सुल्तान को संभला देते हैं। और सुल्तान जो अपने वचनबद्ध थे और अपने वचन के अनुसार उन्होंने उनका विवाह, ताराबाई का विवाह पृथ्वीराज के साथ कर दिया। पृथ्वीराज ने अपनी ताराबाई जो पत्नी थी उसके नाम पे एक अजमेर का दुर्ग था उसका जीर्णोद्धार करवाया और उसे तारागढ़ के नाम से कर दी, जो आज भी मौजूद है। अब हम ये बात समझते हुए आगे अब पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, उसका नाम था आनंदाबाई, और आनंदाबाई का विवाह जो है वो हुआ था, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई, और उसका विवाह सिरोही के शासक राव जगमाल से हुई थी। लेकिन वह जगमाल जो है पृथ्वीराज की बहन को बड़ा कष्ट दे रहा था। इस बात को लेकर के वह अपने बहनोई को समझाने के लिए गया था, लेकिन जब लौटते वक्त जगमाल ने उसके लिए एक विषाक्त लड्डू मंगवा दिए थे, और जब उसने रास्ते में खाए तो कुंभलगढ़ के समीप पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। तो 1509 ईस्वी के अंदर राणा सांगा जो है मेवाड़ के शासक बनते हैं। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल और माता का नाम श्रृंगार देवी था। इनको उपाधियाँ दी गई थी। हिंदूपत की उपाधि थी। 16वीं शताब्दी के बहुत शक्तिशाली शासक थे। हिंदू राज्य को एकत्रित करने वाले एकमात्र हिंदू राजा थे। कर्नल जेम्स टॉर्ने ने सैनिकों का भग्नावेश कहा है। इनके शरीर पे 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आँख नहीं थी। इसके बावजूद युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो अब हम इनके प्रमुख युद्धों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि राणा सांगा ने किन किन युद्धों में भाग लिया और कहाँ इनको विजय मिली। तो मुख्य युद्धों के बारे में आज चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे क्या। तो अब देखते हैं महाराणा सांगा के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनमें सबसे पहला युद्ध है जो खातुली बूंदी का युद्ध है। बूंदी के पास में खातुली नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पे 1517 ईस्वी के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि दोनों ही मालवा को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। तो इस युद्ध के दौरान इब्राहिम लोधी की पराजय होती है, हार होती है। इसके बाद में जो इब्राहिम लोधी है वो 1518 में उससे बदला लेने के लिए फिर से युद्ध करता है, और वो युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी नामक स्थान धौलपुर के निकट है, वहाँ इसकी युद्ध होता है, और इब्राहिम लोधी माखन मियाँ के नेतृत्व में ये युद्ध करता है। इसमें भी राणा सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। तो इब्राहिम लोधी के एक चाचा थे जिनका नाम था दौलत खां, ये पंजाब के सूबेदार थे, और एक चचेरा भाई था जिनका नाम था आलम खां लोधी। दोनों ही ने ही इब्राहिम लोधी से के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में, जो हरियाणा के अंदर है, वहाँ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है। युद्ध लड़ते लड़ते इब्राहिम लोधी मारा जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, क्योंकि दिल्ली और आगरा जो है मुगलों के अधीन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में भारतवर्ष में मुगलों के राज्य की स्थापना हो जाती है। आगे महाराणा सांगा और बाबर के बीच कौन कौन से युद्ध होते हैं ये भी हम देखते हैं। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में बाबर की सेना जो है बयाना होते हुए भरतपुर में जो पड़ता है वहाँ से होकर के आगरा जा रही थी। तो बयाना में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। इसी दौरान राणा सांगा की जो सेना है 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा की सेना ने
बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया और बयाना के किले को अपने कब्जे में कर लिया। तो इससे सैनिक वहाँ से दौड़े हुए सीधे बाबर के पास गए, आगरा पहुँचे, बाबर को सूचना दी। इसके बाद में बाबर से इसके सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया कि वो बहुत बुरे मारते हैं, राजपूत लोग जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये जब बाबर को बताया, उसकी सेना भागने लगी और उस लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बाबर ने उन्हें जिहाद युद्ध, धर्म युद्ध का नाम दिया और उन्हें इसके तैयार किया और उन्होंने कहा कि जो इस्लाम मानता है वो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ युद्ध करेगा, जो नहीं मानता है वो आराम करे यहाँ बैठ करके। ऐसे स्थिति में सभी सैनिकों ने उनका साथ दिया और सैनिक जो हैं 17 मार्च 1527 को खानवा का एक युद्ध होता है जो भरतपुर में ही है। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। राणा सांगा की पराजय होती है, क्योंकि जो युद्ध में पराजय का कारण था, एक तो सलदी तंवर था, उसने विश्वासघात किया था। साथ ही जीत में बाबर ने तोपखाना यूज किया था, तोपखाना उसके पास थी, तोपें थी, और उसने जो एक युद्ध तुलुगमा पद्धति थी उस चीज़ से युद्ध किया था। तोपखाना उसने ईरानी लोगों से सीखा था और तुगलमा पद्धति के से उस युद्ध किया था, इस कारण से उसकी विजय हुई। और राणा सांगा के साथ में बहुत सारे लोग, अनेक राज्यों के राजा इनके साथ में थे युद्ध में, जिसमें आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा जो लड़ते हुए युद्ध के दौरान मारे गए, ईडर के भारमल, सलम्बर के वीरमदेव मेड़तिया, चंदेरी जो गुजरात में पड़ता है वहाँ के मेदिनी राय, जगनेर के जागीरदार अशोक परमार, जिनको बाद में बिजोलिया की जागीर भी राणा सांगा ने इनाम में दी थी, मेवात के शासक हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम शासक थे, सेनापति थे जो राणा सांगा की पक्ष में लड़ रहे थे। युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो झाला राज सिंह के पुत्र अज्जा उनके प्रतीक चिन्ह को पहनते हैं और राणा सांगा को कालपी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे इसको ले जाया जाता है, वहाँ पे इनका इलाज किया जाता है। और जब इनको होश आता है तो ये युद्ध की रचना, युद्ध का बदला लेने के लिए इरिच नामक स्थान पर गुप्त योजना बनाते हैं। वहीं इनके कुछ साथी लोगों ने इनको जहर दे दिया था और जहर देने के कारण से इनकी मृत्यु बसवा, दौसा के निकट बसवा नामक स्थान है, वहाँ पर 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में इन्हें मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ले जाया जाता है, जहाँ इनका दाह संस्कार किया जाता है। आज बसवा के अंदर भी इनके एक स्थान बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी 32 खम्बों की छतरी जो है इनकी याद बनी हुई है। इस तरह से राणा सांगा एक महावीर सूरवीर थे, उनका अंत हो जाता है। तो अगली कड़ी में हम इनकी आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है और आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं कि हम और अच्छे वीडियो लाएं आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।